इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द प्राइस ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू द जॉब एट हैंड। यानी कि सफलता की कीमत जो है वो मेहनत से ही चुकाई जा सकती है और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके प्रति आप डेडिकेटेड रहें। यही दो चीज़ें हैं जो आपकी सफलता की कीमत चुका सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, डेडिकेटेड रहिए। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अप्रोचिंग है। ठीक है, जितना ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा सफल होने के चांसेस आपके बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। क्राइसिस पर्टिकुलरली ग्रेव इन इंडिया। क्राइसिस मतलब कोई भी आपदा विपदा जो होती है, किसी चीज की परेशानी दुविधा, तो ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलरली खास तौर पे ग्रेव है। ग्रेव मतलब गंभीर है हिंदुस्तान में। कोई दुविधा होगी जो दुनिया भर में फेस की जा रही होगी परेशानी, लेकिन हिंदुस्तान में वो एक क्राइसिस का रूप ले चुका है। क्राइसिस जो है वो उससे ज्यादा गंभीर हो गया है। इन अ वर्ल्ड वेयर 78.3 करोड़ पीपल ग्रैपल विद क्रॉनिक हंगर। ग्रैपल मतलब जूझना। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे 78.3 करोड़ लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चला रहा हंगर, भूखेपन से, भूखमरी से जूझ रहे हैं। द रिवलेशन दैट 19% ऑफ द फूड गोज टू वेस्ट डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन। रिवलेशन मतलब उजागर होना। तो ये जो एक तथ्य सामने आया है कि 19% फूड जो है वो वेस्ट चला जाता है, वो वेस्ट हो जाता है और ये डिमांड करता है, ये सवाल उठाता है कि इसके ऊपर अर्जेंटली ध्यान देना चाहिए, फूड इतना वेस्ट नहीं होना चाहिए। द लेटेस्ट यूएन रिपोर्ट अंडरस्कोर्स अ स्टार्क रियलिटी। जो लेटेस्ट यूएन की रिपोर्ट है वो अंडरस्कोर यानी कि हाईलाइट करती है, जोर देती है एक स्टार्क बहुत ही कठोर रियलिटी के ऊपर। डिस्पाइट एम्पल मतलब भरपूर, हालांकि भरपूर रिसोर्सेज होने के बावजूद द इनेबिलिटी टू मैनेज फूड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली, हमारी जो नाकाबिलियत है कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे फूड डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे तरीके से, सुचारू ढंग से, इज नॉट ओनली मॉरली रेप्रिहेंसिबल। ये ना केवल मॉरली यानी कि मौलिक रूप से भी रेप्रिहेंसिबल यानी कि निंदनीय है, बट ऑल्सो एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल, बल्कि एनवायरमेंट का अगर ध्यान में रखें तो उस तौर पे भी ये अनमेंटेनेबल है यानी कि ना काफी है या अस्थायी है। This crisis is particularly pronounced in India. ये जो क्राइसिस है, अब ये प्रोनाउंस्ड वो वाला प्रोनाउंसिएशन वाला प्रोनाउंस नहीं कि हिंदुस्तान में प्रोनाउंस किया जा रहा है, ये है प्रोनाउंस मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा नोटिसेबल, कि हिंदुस्तान में ज्यादा ही बड़ा है ये फूड जो क्राइसिस है, फूड वेस्टेज का ये क्राइसिस हिंदुस्तान में और भी ज्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ पे शादियों में आए दिन कहीं ना कहीं फूड तो वेस्ट होता ही रहता है। Where food wastage possess a significant challenge alongside persistent food insecurity, जहाँ पे फूड वेस्टेज और फूड सिक्योरिटी दोनों ही एक बहुत बड़े चैलेंज बने। फूड इनसिक्योरिटी तो हमारे यहाँ पे चैलेंज है ही, तभी तो खाद्य जो है, खाने पीने की चीजें जो है वो हमारे जो वो सोसाइटीज हैं उनके जरिए हमें कई जगहों पे मुफ्त में बांटने पड़ रहे हैं, कई जगहों लोगों को सस्ते राशन देने पड़ रहे हैं। तो फूड तो इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है ही है, साथ में फूड वेस्टेज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है हिंदुस्तान में। According to Food Safety and Standards Authority of India, 1/3 of all food in India is wasted or spoiled before consumption. बोल रहे हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है हिंदुस्तान में, उसके अनुसार 1/3 यानी कि जो भी ये टोटल खाना है, इसको अगर 3 हिस्सों में बांट दें तो इसका जो ये 1/3 हिस्सा है, ये खाना कंजम्पशन से यानी कि खाने से पहले ही वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। Household food waste alone is estimated to be around 50 kg per person annually. यानी कि हिंदुस्तान की करोड़ों की आबादी है, इतना खाना वेस्ट होता है कि उसका एवरेज अगर निकाला जाए तो प्रति व्यक्ति जो है सालाना 50 किलो फूड वेस्ट करता है हिंदुस्तान में। ये हमारा एवरेज है। ठीक है, Another UN report had shed light on a disconcerting nutritional trend in India. एक और जो UN रिपोर्ट है वो रोशनी डालती है, किसके ऊपर रोशनी डालती है
कि डिस्कंसर्टिंग मतलब चिंताजनक जो हमारे न्यूट्रिशनल ट्रेंड है, क्या हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक ट्रेंड एक चल पड़ा है हिंदुस्तान में। where a staggering 74.1% of the population cannot afford a healthy diet, जहाँ पे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा 74.1% जो हमारी जनता है वो हेल्दी खाना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो क्या खाते हैं, जो भी अटरम शटरम उनको मिल जाता है वो खा के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और कई सारे जो खाना नहीं चाहते हेल्दी, राइट। द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ फूड वेस्ट आर इक्वली अलार्मिंग। तो इसके जो एनवायरमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है फूड वेस्ट का वो भी बड़ा चिंताजनक है। क्यों है, क्योंकि देखो फूड खराब होएगा तो उससे मीथेन गैस निकलेगी। मीथेन गैस जो है वो किस लिए क्या करती है, वो ग्रीन हाउस गैस है, वो और ज्यादा गर्मी पैदा करती है, राइट। तो ये भी काफी चिंताजनक है। लाइक मेनी अदर कंट्रीज, इंडिया फेसेस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस emissions associated with food production and waste। बोल रहे हैं जैसे कि बहुत अन्य देशों में होता है, हिंदुस्तान भी बहुत ज्यादा जूझ रहा है, एडवर्स बुरे इफेक्ट्स देख रहा है किसके, ग्रीन हाउस गैस जो जलती है, निकलती है, एमिशन निकलती है कहाँ से, फूड प्रोडक्शन से, यानी कि फूड की प्रोडक्शन जब होती है उससे जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है वो, और जो फूड के वेस्ट होने से जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, इससे हिंदुस्तान भी जूझ रहा है। Methane emissions from decomposing food waste in landfills contribute to climate change। तो जो जगह जगह जो जहाँ पे जगहें होती है ना जहाँ पे कूड़ा डालते हैं, ठीक है, उन जगहों पे मीथेन, जब खाना डाला है तो खाना वो डिकम्पोज होएगा, डिकम्पोज होते समय वो जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है वो भी क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करता है, ना कि क्लाइमेट चेंज में, जलवायु परिवर्तन में उसका भी भागीदारी है। The UN's findings मतलब जो उन्होंने ढूंढ के निकाला, should propel the world toward overhauling food systems and prioritizing equitable distribution। तो इसको क्या करना चाहिए, ओवरहॉल करना चाहिए, यानी कि बदलना चाहिए। किस चीज को बदल देना चाहिए, जो हमारा फूड सिस्टम है, ठीक है, उसको बदल देना चाहिए। और प्रायोरिटाइज क्या करना चाहिए, किस चीज को प्रायोरिटी पे लाना चाहिए कि इक्विटेबल मतलब सबको बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबके पास बराबरी का न्याय संगत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, खाने का अधिकार हो, ठीक है, इस सिस्टम को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इन इंडिया वेयर मिलियंस स्ट्रगल फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिशन, बोले हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे करोड़ों लोग जो है, मिलियंस ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग, वो जूझ रहे हैं किससे, कि उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल जाए, मतलब प्रॉपर जो बॉडी को एक न्यूट्रिशन डेली बेसिस पे चाहिए वो उनको मिल जाए, वो अभी तक इससे जूझ रहे हैं। एड्रेसिंग फूड वेस्टेज इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे हम जो फूड वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या, इसको इससे निपटना, इसको सुलझाना जो है, ये हमारा एक दायित्व बन जाता है, एक जिम्मेदारी बन जाती है। इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी दैट इंटीग्रेट्स पॉलिसी मेजर्स। बोल रहे हैं इसके लिए हमें एक बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जिसके जरिए हम पॉलिसी मेजर्स, कुछ पॉलिसीज बना सकें, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकें एंड कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हम ले सकें, ठीक है। क्योंकि केवल सरकार के स्तर पे ये चीज नहीं है, सरकार थोड़ी अब होटलों में जाके पकड़ के अरे तुमने फूड वेस्ट कर दिया चलो तुम फाइन भरो, नहीं कर सकती। आपके इंडिविजुअल के घर जा जाके सरकार नहीं कर सकती कि अरे तुमने खाना वेस्ट कर दिया अब तुम्हें इतने का फाइन लगे, नहीं कर सकती ना। ये हमारा मॉरल ड्यूटी है कि हम उस चीज को कंट्रोल करें, या तो फिर क्वांटिटी उतनी बनाए, और अगर नहीं हो रहा है तो गाय भैंस इतने सारे आवारा घूम रहे हैं वो खा लें। गवर्नमेंट interventions such as implementing regulations to minimize waste। बोल रहे सरकार के जो इंटरवेंशंस है, यानी कि हस्तक्षेप है किस चीज में, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे नियम रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, जिससे कि वेस्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके, एंड इंसेंटिवाइजिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। और कुछ जो भी लोग सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ जो प्रैक्टिसेस करते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, यानी कि उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको कुछ प्राइजेस दिए जाएं। कुछ आपको पता है कई सारे ऐसे होटल्स हैं जो अपना खाना जो वेस्ट होता है वो वहाँ के जो गरीब होते हैं उनमें बांट देते हैं। तो ये अच्छा इफेक्ट है ना, अच्छा एक कदम है, इससे उनका जो फूड वेस्ट हुआ वो नहीं होगा।
और कई एनजीओज भी हैं ऐसी जो होटल्स का बचा कुचा खाना लेके उसको गरीबों में बांट देते हैं, आर एसेंशियली जरूरी है। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, अगर मिलजुल के, कोलैबोरेट मतलब एक मिलजुल के प्रयास किया जाए किसके द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज and private enterprises can facilitate efficient redistribution of surplus food to underprivileged communities। तो अगर ये तीनों जने प्राइवेट एंटरप्राइजेस, एनजीओज और गवर्नमेंट एजेंसीज अगर मिलके काम करें तो क्या कर सकते हैं हम, जो सरप्लस मतलब जरूरत से ज्यादा जो फूड है किसी एक जगह पे, किसी एक व्यक्ति के पास, व्यक्ति विशेष के पास या किसी एक क्लास के पास, उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आवंटित कर सकते हैं अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज में, उन कम्युनिटीज में जो वंचित वर्ग है। इंडिविजुअल एक्शन कैन हेल्प कॉम्बैट फूड वेस्ट, और ये तो हो गया सरकार के तंत्र पे काम कि भाई वो एक्स्ट्रा जो है किसी के पास में सरप्लस में है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन कहीं पर अगर वेस्टेज हो रहा है तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से हमें वहां पे एक्शन लेने पड़ेंगे थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक मील प्लानिंग करो। मील प्लानिंग मतलब पहले ही सोच के रखो हमने ये बनाना है, फिर अगला बंदा बोले कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, फिर वो वेस्ट ना हो। यूटिलाइजिंग लेफ्ट ओवर्स एंड सपोर्टिंग फूड बैंक्स जहां पे आप खाना दे सकते हैं, ठीक है। तो इनको सपोर्ट करना है, लेफ्ट ओवर्स मतलब बचे हुए खाने को यूटिलाइज करना है, जैसे कि हम लोग अपने हिंदुस्तान के घरों में करते हैं, रात की सब्जी उसको तड़का मार दो, नई डिश बन जाती है, या फिर रात की चपाती बच गई है उसको घी लगा दो तवे पे तो वो बिल्कुल फ्रेश पराठे की तरह टेस्ट करता है, ठीक है। या फिर राजस्थान में एक बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हैं, आई डोंट नो और कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उसका ओरिजिन कहाँ है, अगर आपको पता हो तो बताना। वो क्या करते हैं, जैसे रोटियां जो बच जाती हैं उनको सुखा लेते हैं, बिल्कुल वो पापड़ बन जाती है ना, फिर 3-4-5 दिन की जो रोटियां से सूखी होंगी उनको छोटे छोटे पीसेस करके दाल बना के दाल के अंदर उसको पका के अच्छे से टुकड़े, वो छोटे छोटे पीसेस जो हैं टुकड़े वो दाल में डाल के और फिर उसको ऐसे ही सर्व करते हैं नींबू और प्याज के साथ में, उसको दाल में टुकड़े करके ऐसे कुछ बोलते हैं। उसको आप किसी भी सब्जी के साथ बना सकते हैं, पोटैटो सब्जी हो या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी उसके साथ बना सकते हैं, तो वो बहुत टेस्टी होती है। आप अगर आपको पता है कि ऐसी डिश का ओरिजिन कहाँ से हुआ है तो आप बताना जरूर, पर ये काफी अच्छा तरीका है वेस्ट फूड को, लेफ्ट ओवर फूड को यूटिलाइज करने का। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फूड वेस्टेज अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल हंगर। तो कितने परसेंट, 19% फूड वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। 19% इंडिकेटिंग अ क्रिटिकल नीड फॉर इम्प्रूव्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू एड्रेस द 78.3 करोड़ पीपल फेसिंग क्रॉनिक हंगर। बिल्कुल करेक्ट है, इतने ही करोड़ लोग क्रॉनिक हंगर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। 50% नहीं है, 33% नहीं है, 74.1% नहीं है। ऑप्शन ए 19% इज करेक्ट। What are the implications of food wastage in India as highlighted in the passage? कि जो फूड वेस्टेज हिंदुस्तान में हो रहा है उससे हम क्या तथ्य निकाल सकते हैं, क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं। Food wastage in India is primarily due to inefficient household food management with an estimated waste of 50 kg per person annually। तो केवल हाउसहोल्ड फूड मैनेजमेंट की वजह से तो नहीं होता, होटल्स वगैरह में भी होता है, राइट। तो ये इनकरेक्ट है। The significant challenge of food wastage in India alongside persistent food insecurity is underscored by the fact that 1/3 of all food in the country is wasted or spoiled before consumption। बिल्कुल करेक्ट है कि ये चीज बोली गई ना कि भाई हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हिस्सा जो है खाने का, 1/3 हिस्सा जो है वो खाने से पहले ही, कंजम्पशन से पहले ही खराब हो जाता है या वेस्ट हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर हमने चर्चा करी नहीं ना, वेस्ट हुए खाने के ऊपर हमने चर्चा करी। द चैलेंजेस ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेस्टेज, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिड्यूसिंग हंगर, इसके ऊपर हमने चर्चा नहीं करी। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी, इसके ऊपर हमने चर्चा नहीं करी, ये तो हम एल नीनो वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब फिर से आएगा, जैसे जिस हिसाब से बारिशों ने अब नुकसान करना शुरू किया है तो ये फिर से आएगा, एल नीनो इफेक्ट। What can be inferred about the role of government interventions in addressing food wastage in India? कि हिंदुस्तान में फूड वेस्टेज को रोकने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं
उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशंस आर सेकेंडरी टू इंडिविजुअल एक्शन सच एज मील प्लानिंग एंड सपोर्टिंग फूड बैंक्स विच आर मोर इफेक्टिव इन कॉम्बैटिंग फूड वेस्टेज। कि सरकार के जो प्रयास हैं वो सेकेंडरी होंगे, पहला प्रयास जो है हमारा व्यक्तिगत होगा कि हम मील प्लानिंग वगैरह करें, तो नहीं, सरकार के प्रयास भी जरूरी है। सरकार का ये प्रयास कि जो फूड कहीं पे सरप्लस में है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये जरूरी है। Government interventions, including regulations to minimize waste and incentives for sustainable practices, are crucial in formulating a comprehensive strategy to tackle food wastage. बिल्कुल correct है, option B is correct. What inference can be drawn about the impact of food waste on the environment in India? बोल रहे हैं कि क्या हमने तात्पर्य निकाला है कि फूड वेस्ट होने का हिंदुस्तान में एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो मीथेन गैस जनरेट होती है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, तो क्लाइमेट चेंज पे फर्क पड़ता है। फूड वेस्ट इन इंडिया हैज नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। क्यों? हिंदुस्तान के खाने में ऐसा क्या डालते हैं जो बाकी देशों में तो फर्क पड़ेगा पर हिंदुस्तान के खाने में नहीं पड़ेगा? द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ फूड वेस्ट in India are primarily related to the inefficient use of resources in food production। तो केवल इस वजह से नहीं हो रहा ना कि ग्रीन हाउस गैसेस की हम अच्छे से फूड प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे और वहां पे हम अच्छे से रिसोर्सेज यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए हो रहा है। तो केवल फूड प्रोडक्शन के दौरान नहीं, फूड वेस्टेज में भी होता है, क्योंकि जब वो खाना सड़ने गलने लगता है तब मीथेन निकलती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। Methane emissions from decomposing food waste in landfills contribute significantly to climate change, highlighting the environmental implications of the food waste in India. Option C is correct. ये मीथेन प्रोड्यूस होती है जब खाना सड़ने गलने लगता है, इस वजह से इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रभाव पड़ता है और यही तात्पर्य जो है वो फूड वेस्ट होने से क्लाइमेट चेंज का बता रहे थे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब द बॉल I kicked went highly in the sky। अब ये हमने कल भी किया था कि देखो went जो है वो verb है। अब यहाँ पे हमें इसके साथ में एक एडजेक्टिव की जरूरत है जो बताए कि भाई इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, इसको क्वालिफाई करे कि भाई went बहुत ऊंची गई। हाईली जो है वो एडवर्ब है, यहाँ पे हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो क्या लिखना है? तो बॉल वेंट हाई, ना कि हाईली। क्या होगा? हाई in the sky। हाईली की बजाय हाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रजत is known for his notorious nature. He will be friendly to your face but likes dash। तो बोल रहे हैं कि रजत जो है नोन फॉर नोटोरियस नेचर। नोटोरियस मतलब कोई ऐसी बैड क्वालिटी जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो, जाना जाता हो। तो रजत जो है वो अपने एक नोटोरियस नेचर के लिए जाना जाता है। ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस, वो आपके मुंह पे तो आपका दोस्त बनेगा, बट लाइक्स के साथ में टू आएगा। लाइक्स टू ब्लो हिज ट्रम्पेट। ब्लो हिज ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। तो आपका फ्रेंड बनेगा अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनेगा, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट कोई आपको वार्निंग दे रहा है तो आपका फ्रेंड बनेगा, बट लाइक्स टू स्टैब यू इन द बैक। लेकिन आपकी पीठ में एक छुरा घोंपेगा, यानी कि आपके पीछे आपकी जो है जड़ें काटने की कोशिश करेगा, यानी कि आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा। तो ये इसीलिए कोई आपको वार्निंग कर रहा होगा ना कि भाई उससे दूर रहना, वो अपने नोटोरियस नेचर के लिए जाना चाहता है। वो आपके चेहरे पे तो बड़ा मीठा मीठा बन के आपका दोस्त बन के रहेगा कि उससे बड़ा शुभचिंतक आपका कोई नहीं है, लेकिन पीछे से आपकी पीठ पे छुरा घोंपने में भी वो हिचकिचाएगा नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि कुछ गलत जगह पे आप समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। आपको जो है बच्चों से, सपोज करो कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, आपको वो समस्या है, लेकिन आप किसी और को पकड़ के वो समस्या सुनाने लग जाए या डांटने लग जाए तो वो सोल्यूशन नहीं है। आप जाइए अपने सोसाइटी टीम मेंबर्स की मीटिंग बुलाइए, बच्चों के पेरेंट्स से बात कीजिए कि वो इस तरीके से कर तो आपकी समस्या का समाधान निकल सकता है, राइट। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब प्रोवोक ट्रबल, यानी कि समस्या को बढ़ाना। तो इनकरेक्ट है। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, कोई खराब स्थिति है उसको और ज्यादा खराब कर देना, तो ये भी गलत है। गेटिंग अ गुड स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट, अच्छी शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस, कि आप गलत जगह पे कोई समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। A creature which depends on others। पैरासाइट मूवी किसी ने देखी है?
अगर नहीं देखी है तो ये तो पता होगा कि पैरासाइट मूवी को ऑस्कर्स मिले हैं 2020 या 19 के दौरान में, मुझे साल याद नहीं है। अगर आपको साल याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि पैरासाइट मूवी को कौन से साल के दौरान में ऑस्कर्स मिले हैं। तो पैरासाइट मूवी का बेसिक फंडा क्या था कि उसमें एक परजीवी, एक ऐसा इंसान जो उस घर का सदस्य नहीं है, वो छुप के हिडन जगह पे रहता था उसी घर के अंदर, एक घर के अंदर, और वहां के लोगों का जो बचा कुचा खाना है, कपड़े लत्ते, उसके ऊपर सरवाइव करता था। पैरासाइट मतलब कोई एक ऐसा परजीवी जो आपके ऊपर निर्भर कर रहा हो, जैसे कि लीच, हेड लीच होती है, वो क्या करती है, सिर के ऊपर चिपक जाती है और हमारे खून के ऊपर निर्भर करती है, राइट। तो वो क्या होगी, पैरासाइट होगी। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब बहुत छोटे छोटे, जो बिल्कुल छोटे माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखने वाला जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोब्स। वायरस, वायरस मतलब कोई ऐसा चीज जो इन्फेक्शन फैलाता हो, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन फैलाते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है। सो ऑप्शन सी पैरासाइट इज करेक्ट। द प्ले आई सॉ लास्ट नाइट वॉज अ डैश। जो प्ले मैंने देखा पिछली रात को वो बहुत बड़ा क्या था, वॉज अ हिट द रोड। हिट द रोड मतलब सड़क पर जाना। हिट द हे मतलब गहरी नींद में सोना। हिट द रूफ मतलब छत पर चढ़ जाना। और स्मैश हिट मतलब कि बहुत बड़ा हिट था, ठीक है। ये मूवी तो एकदम स्मैश हिट है, ब्लॉकबस्टर है, हिंदुस्तान में बोलते हैं ब्लॉकबस्टर है। तो या अब बोलने लगे हैं कि पता नहीं 300 करोड़ के क्लब की मूवी है, 200 करोड़ के क्लब की मूवी है, ये बोलने लग गए। अब किसी भी मूवी की सक्सेस को हम ऐसे दर्शाते हैं। तो पहले क्या था, स्मैश हिट। सो ऑप्शन सी स्मैश हिट इज करेक्ट। ही इज डैश ऑफ मैनी चेन स्नैचिंग केसेस इन दरियागंज। तो वो एक्यूज्ड है, उसको मतलब आरोपी है वो, ठीक है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो क्या है, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के स्पेलिंग क्या होते हैं, ACCUSED, एक्यूज्ड, ठीक है, ये होते हैं एक्यूज्ड के स्पेलिंग। सो ऑप्शन डी एक्यूज्ड इज करेक्ट। डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टिकल्स वी फेस्ड, बोल रहे हैं हालांकि बहुत सारे सेटबैक्स, यानी कि सेटबैक्स क्या होता है कि आपको निराशा मिली हो और बहुत सारी परेशानियों जो हमने फेस करी, उसके बावजूद आर टीम रैलीड टुगेदर एंड अचीव्ड आवर गोल्स, हमारी टीम एक साथ बनी रही और हमने अपना गोल अचीव कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। गोल्स विच टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन, जिसने हमें बताया, जिसने हमें सिखाया, क्या सिखाया कि टीम वर्क का, रेजिलियंस का, डिटर्मिनेशन का। रेजिलियंस मतलब गिर के वापस उठना, तो इसका कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा महत्व है। तो जब आपने इस चीजें फेस करी, सेंटेंस किस में चल रहा है, फेस्ड, पास्ट में चल रहा है, रिलाइड, रैलीड, टुगेदर, अचीव्ड, ठीक है। तो आगे क्या होगा, विच टीच के बदले क्या आएगा, टॉट अस, विच टॉट अस, ना कि टीच अस। टीच प्रेजेंट टेंस में है, हमें चाहिए पास्ट टेंस में, TAUGHT, टॉट। विच टीच की बजाय टॉट अस। द क्वेश्चनर, क्वेश्चनर का हमने पहले भी करा है। क्वेश्चनर के स्पेलिंग क्या होते हैं, QUESTION, ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब नेर आगे प्लस करना, NAIRE, क्वेश्चनर मतलब प्रश्नावली, यानी कि प्रश्नों की सूची, ठीक है। द क्वेश्चनर यूज्ड बाय द रिसर्चर वाज ऑफ टॉप क्वालिटी, जो रिसर्चर द्वारा सब ये प्रश्नावली इस्तेमाल की गई वो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। डबल एस नहीं आएगा, QUESTION ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे जहां पे कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। दैट करियर कॉम्पिटिशन वॉज द डिफिकल्टेस्ट। अगर कोई चीज डिफिकल्ट है, ठीक है, तो उसमें डिफिकल्ट, उसकी अगर हमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म बनानी है तो इसके साथ में डिफिकल्ट, डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट नहीं आता, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, गुड, गुडर, गुडरेस्ट नहीं होता। तो सेम चीज डिफिकल्ट के साथ में डिफिकल्टेस्ट नहीं आएगा। डिफिकल्ट के साथ में अगर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है तो मोस्ट आ जाएगा। कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है तो मोर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोलना है कि ये जो करियर कंपटीशन एग्जाम था वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, तो मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ही हैड एवर गिवन, जो उसने कभी दिया हो।
करियर वॉज द डिफिकल्टेस्ट नहीं आएगा, करियर कॉम्पिटिशन वॉज मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम दैन ही हैड एवर गिवन, तो यहाँ पे दैन नहीं आएगा। दैन मतलब कंपैरिजन भी साथ में कर रहे हैं क्या, किसके साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जितने भी उतने अभी तक एग्जाम्स दिए हैं उन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। द करियर कॉम्पिटिशन वॉज मोस्ट डिफिकल्टेस्ट, मोस्ट और डिफिकल्टेस्ट एक साथ लिख दिया, अगेन एरर है। दैट करियर कॉम्पिटिशन एग्जाम competition was the most difficult exam he had ever given. Option D is correct. Shweta organizes the sale of handmade pottery at a cheap rate. तो ऑर्गेनाइज करती है श्वेता, क्या करती है, चीप रेट में हैंडमेड पॉटरी की सेल ऑर्गेनाइज करती है बहुत सस्ते दामों पे। तो यहाँ पे हमें ईडियम फिट करना है, अगर कोई चीज हमें सस्ते दाम पे मिल रही है एट अ चीप रेट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, गो फॉर अ सॉन्ग। क्या बोलते हैं, गो फॉर अ सॉन्ग। हश मनी, हश मनी मतलब चुप रहने के लिए जो आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है, आप गवाही मत देना या आप चुप रहना, अपना मुंह मत खोलना, तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा, राइट। हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होना, और मेकिंग अ फस आउट ऑफ समथिंग, यानी कि कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, छोटी सी बात पे आपने बड़ा सारा शोर मचा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे गो फॉर अ सॉन्ग, ऑप्शन बी। गिल्टी, गिल्टी मतलब आपने गलत काम किया है, आप उसके अपराध बोध में है, अपराधी हैं आप किसी चीज के, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या आएगा, आप गिल्टी हैं, अपराधी हैं, तो आप क्या है, विपरीत क्या है, आप इनोसेंट हैं। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। इनोसेंट मतलब आप मासूम है, आप उस गलत कृत्य के गिल्टी नहीं है। क्रिमिनल, आप कोई क्रिमिनल नहीं है। पेशेंट, आप कोई पेशेंट नहीं है। पेशेंट यानी कि कोई जो धैर्यशील व्यक्ति है वो, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इनोसेंट इज करेक्ट है। द कलर्स ऑफ द रेनबो सीम टू शाइन थ्रू द ट्राइंगुलर prism as the sun hit the object, तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। ट्रायंगुलर नहीं होता, स्पेलिंग क्या होता है, ट्रायंगुलर, LAR। ट्रायंगल कैसे होता है, TRIANGLE, ये होता है ट्रायंगल, लेकिन अब वो बताना है त्रिकोणाकार, तो ट्रायंगुलर, ठीक है। सो किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन सी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है स्टेटमेंट में। रेनबो के करेक्ट है, सन के करेक्ट है, ये देखो ये बेटा वाला सन थोड़ी है, सूरज वाला सन है। ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा है। स्पेलिंग किसके एरर है, ट्रायंगुलर के, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द इंट्रपीड ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स क्लाइम द माउंटेन डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर एंड रोड क्लोजर। इंट्रपीड मतलब कि बहुत एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्तेजित ग्रुप था एडवेंचरर का, वो माउंटेन पे चढ़ गया, हालांकि वहां पे बैड वेदर की चेतावनी दी गई थी, रोड बंद थे, ठीक है, फिर भी वो पहाड़ पे चढ़ गए। अब डिस्पाइट ऑफ की जगह कुछ अगर हम फिट कर सकते हैं यहाँ पे तो बताना है। तो डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर या डिस्पाइट बैड वेदर एंड रोड क्लोजर की, हाँ, बैड वेदर होने के बावजूद और रोड क्लोजर होने के बावजूद वो वहां पे चढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिस्पाइट इज करेक्ट, क्योंकि डिस्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग जो है वो गलत होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए डिस्पाइट इज करेक्ट। द एयरप्लेन फ्लोड ओवर द माउंटेन्स, फ्लाई फ्लू फ्लू, ठीक है। फ्लोड कोई शब्द नहीं होएगा यहाँ पे, फ्लोड नहीं होता। जब पास्ट टेंस की बात करें कि वो पहाड़ों के ऊपर से गया, तो क्या होगा, फ्लू ओवर, ना कि फ्लोड ओवर। क्या होगा, फ्लू ओवर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है आप बहुत ही परम, आपको आनंद मिल गया है, बहुत ही सुख में आप हैं, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होगा, यूफोरिया, यूफोरिया मतलब परमानंद। कोर्स, कोर्स मतलब असभ्य। नेचुरल मतलब बिल्कुल प्राकृतिक, और डिस्पेयर मतलब निराशा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी डिस्पेयर इज करेक्ट एंटोनिम फॉर एक्सटेसी। एज अ बॉय, एक बच्चा जब मैं था, एक लड़का था, जो युवा नौजवान था, आई वॉज ऑलवेज एक्सप्लोरिंग लोनली प्लेसेस, तो मैं अक्सर लोनली जगहों को एक्सप्लोर करता था, छानबीन करता था। नेग्लेक्टेड गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स, अब लोनली प्लेसेस कौन कौन सी थी, नेग्लेक्टेड गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स थे, अनऑक्यूपाइड हाउसेस थे, पैचेस ऑफ स्क्रब और वेस्टलैंड थे,
द फील्ड्स आउटसाइड द टाउन, द फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट, इन सभी हिस्सों में वो छानबीन करता था, इधर उधर घूमने चला जाता था, देखने चला जाता था। वन ऑफ माई रैम्बल्स डैश द बंगलो, आई पुश माई वे थ्रू अ थिकेट ऑफ लैंटना बुशेस। तो एक बारी क्या हुआ कि उसके नजर में एक बंगलो आया, ठीक है, उसके पीछे वो चला गया, उसके आगे पीछे कहीं चला गया, वहां पे उसके रास्ते में बहुत सारी लैंटना बुशेस, एक प्रकार की झाड़ियां थी, वो आ रही थी, तो उनको पार करते हुए चला गया। स्टम्बल्ड ओवर अ थिक स्टोन स्लैब, और वहां पे वो लड़खड़ाया, किसी चीज से टकराया उसका पैर और वो गिर गया, और वो क्या था, एक बहुत मोटा सा स्टोन स्लैब था। ट्विस्टिंग माई एंकल स्लाइटली एज आई फेल, जिसकी वजह से मेरी एंकल जो है वो थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई, मुड़ गई जैसे मैं गिरा तो। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, आई सैट ऑन द ग्रास मसाजिंग माई फुट, मैं पैर नीचे बैठ के अपना पैर मसाज करता रहा। When the pain eased, जब दर्द थोड़ा कम हुआ, I looked more dash at the stone slab, तो मैंने ज्यादा ध्यान से देखा होगा स्टोन स्लैब की तरफ, and was surprised to find that it was a gravestone, और मैं बड़ा सरप्राइज हो गया ये जानकर कि वो एक ग्रेव स्टोन था। It was almost entirely covered by ivy, वो आईवी से पूरा लगभग कवर हो चुका था। Obviously no one had been near it for years, जाहिर सी बात है आईवी चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर काई लगी हुई है, तो क्या होगा, मतलब कि कोई उसके ऊपर सदियों तक वहां पर आया नहीं है। I tugged at the ivy and some of it came away in my hands, मैंने उसको खींचने की कोशिश करी और कुछ मेरे हाथ में आ गए। There was some dash lettering on the grave, उसमें कुछ टूटी फूटी लेटरिंग उसको समझ में आ रही थी, लेटरिंग मतलब कुछ शब्द लिखे हुए थे उस ग्रेव के ऊपर। हाफ obscured by grass and moss, जो आधे घास और मॉस से जम चुके थे। I could make out a name, Rose, but little more, मैं वहां पे थोड़ा सा बस उसका नाम ही पढ़ पाया, जो क्या था, रोज, ठीक है, but little more, और कुछ ज्यादा। I sat there for some time, मैं कुछ समय के लिए वहां पे बैठा। Dash over my discovery, तो हैरान हो रहा था अपनी डिस्कवरी के ऊपर, खुश हो रहा था अपनी डिस्कवरी के ऊपर, आश्चर्यचकित हो रहा था अपनी डिस्कवरी के ऊपर, मतलब उसका कुछ इमोशन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। I was wondering why Rose should have been buried at so lonely a spot when there was a dash not far away, तो बोल रहे मैं बस यही सोच रहा था कि रोज को इतनी जगह, ऐसी जगह जो इतनी लोनली है, इस जगह पे क्यों दफनाया गया होगा, जब पास में ही एक ग्रेवयार्ड हो सकता है, सिमेट्री हो सकता है पास में, तो यहाँ पे क्यों उसको दफनाया। सबसे पहले, वन ऑफ माई रैम्बल्स डैश द बंगलो, बिफोर द बंगलो, बाय डिंट ऑफ द बंगलो, बिलो द बंगलो, या बिहाइंड, बिहाइंड मतलब घर के पीछे, बंगलो के पीछे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन द पेन ईज्ड आई लुक्ड मोर क्लोजली, मतलब और ज्यादा पास जाके देखा। एम्प्टीली, खाली करके देखा। फ्रैंकली, मतलब अगर मैं आपको खुल के बात करूं तो, स्पष्ट तौर पे बात करूं तो, और लॉफुली मतलब कानूनी तौर पे देखा, तो उसने ज्यादा पास जाके देखा ना, क्लोजली इज करेक्ट। देयर वाज सम डैश लेटरिंग, इडियोटिक, इडियोटिक मतलब कोई कुछ इडियट से शब्द थे, कुछ क्लियर शब्द नहीं थे, ऐसे टूटे फूटे से शब्द थे, ठीक है। स्टडी, स्टडी मतलब मजबूत। ब्लड मतलब धुंधले। नोमैडिक मतलब इधर से उधर भटकने वाले, खाना बदोश टाइप जो, तो वहां पे खाना बदोश शब्द थोड़ी होंगे, इडियोटिक शब्द थोड़ी होंगे, मजबूत शब्द थोड़ी होंगे, ब्लड धुंधले हो चुके शब्द होंगे। आई सैट देयर फॉर सम टाइम, मैं वहां पे कुछ समय बैठा। डैश ओवर माई डिस्कवरी, सोया अपनी डिस्कवरी के ऊपर। पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग मतलब विचार करता हुआ, उसके ऊपर सोच विचार करने वाला, तो मैं पॉन्डरिंग कर रहा था, मतलब जो मैंने पाया, खोज निकाला है, उसके ऊपर मैं सोच विचार कर रहा था। बीइंग मतलब मैं जो खोज निकाला है मैं वो बन रहा था। पुलिंग, पुलिंग मतलब खींच रहा था, तो क्या कर रहा था, वो सोच विचार कर रहा था, वो बी, पॉन्डरिंग इज करेक्ट। I was wondering why Rose should have been buried at so lonely a spot when there was a डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री मतलब गुंबद आकार के जो चीज होती है, ठीक है, जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, छात्रावास भी बोल सकते हैं। केनल, केनल मतलब कुत्ते का घर। सैंक्चुरी यानी कि अभ्यारण्य, जो पक्षी वगैरह रहने का जगह होती है। और सिमेट्री, सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान, तो वहां पे सिमेट्री था पास में ही, तो फिर वहां पे क्यों उसको दफनाया। सो ऑप्शन डी, सिमेट्री इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।